ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बता रही हूँ जो अगर उसका प्रभाव किसी के जीवन पे पड़ जाता है तो उसका जीवन काफ़ी संघर्षमय हो जाता है। उसके हर काम में क्या हो बाधा आती है और उसका जीवन जो है वो काफ़ी कठिनाइयों से गुज़रता है। और इस समय जो मैं बताने वाली हूँ वो चंद्रमा और शनि से मिलके जो बनता है, वो शनि-चंद्र का विष योग कहलाता है। वैसे चंद्रमा द्वारा एक और बहुत खतरनाक अशुभ योग बनता है, उसको केमंद्रम दोष कहते हैं, उसका वीडियो मैंने पहले ही बताया था। और इस समय में ये चंद्र-शनि द्वारा या शनि-चंद्र द्वारा एक ही बात है, बनने वाला एक कुयोग जिसको कहते हैं जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे योग की इस समय मैंने ख़ास तौर से बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन का महीना शिव जी का महीना है और शिव जी का महीने के साथ-साथ शिव जी के जो मस्तिष्क है उसमें चंद्रमा का वास होता है। तो अगर आपके नेटल चार्ट में ये शनि-चंद्र का जो विषयोग है तो इस सावन के महीने में आप उसको बड़े आराम से उसके अशुभ प्रभाव में कम कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक के जीवन में या प्रत्येक नेटल चार्ट में ऐसे कह सकते हैं शुभ-अशुभ कुछ न कुछ प्रभाव रहते हैं, कुछ न कुछ योग ऐसे बनते हैं और उनका जो है पूरी तरह से तो ख़त्म करना मतलब मेरे हिसाब से तो कठिन है, उसके प्रभाव में थोड़ी-सी कमी ज़रूर आ सकती है। पर ऐसा भी देखा गया है कि कई बार शुभ योग हैं और उनके अपन को शुभता उनकी प्राप्त नहीं होती है। उसका रीज़न कहीं क्या होता है, ये उसकी बारीकी से देखना पड़ता है कि क्या कमी है। कई बार उसके मान लीजिए जिस नक्षत्र में बैठा है या जिस राशि में बैठा है, उससे फ़र्क पड़ जाता है और कई बार अशुभ योग होते हुए भी लोग ऊँचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुँच जाते हैं। तो उसमें 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये कि वो किस राशि में है और किस लग्न में है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आदमी अपने जो पूर्व जन्म है, उनके कर्म लेके आता है और जब तक वो पूरी अपने कर्म उसके जो चलते हैं पूर्व जन्मों के उसके साथ तब तक वो उन सब चीज़ों का उसको फ़ायदा मिलता रहता है। जैसे ही उसके कर्म खत्म होने लगते हैं तब फिर अशुभ प्रभाव देखे जाते हैं और जब कोई भी अशुभ योग होता है तो उसका प्रभाव जल्दी दिखने को पड़ जाता है। तो यही इसीलिए मैंने सोचा कि ये सावन का महीना शिव जी का महीना है। अगर चंद्रमा का आपके नेटल चार्ट में ये जो योग बन रहा है विष योग, शनि-चंद्र का, इसको अगर आप के नेटल चार्ट में है तो आप इसको इस समय ज़रूर चंद्रमा के विषयों को कम कर सकते हैं और वो भी रुद्राभिषेक करवाना या किसी पंडित से जो इस समय चल रहा है, उसके बारे में पूरा अपनी जन्म कुंडली दिखा के फिर बता देना। तो वो आपका ये जो अशुद्धता है, उसमें कुछ न कुछ आपको कमी दिखाई देगी। तो इस प्रकार मैंने ये आज इस योग के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा और बता देती हूँ ताकि अगर आपको है कोई परेशानी तो उसका पूरा लाभ हो जाए। ये अलग-अलग घरों में जैसे अलग-अलग भावों में इसका प्रभाव अलग होता है, अलग-अलग लग्नों में भी इसका प्रभाव अलग होता है और ये इसलिए ज़्यादा अशुभ होता है क्योंकि शनि क्या है बहुत धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, जबकि चंद्रमा उसके अपोज़िट है, उसका मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और ये दोनों जब मिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि दूध में विष मिला दिया गया हो, चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है और जबकि शनि जो है उसमें अगर उसकी मतलब कहने से इंटरफेरेंस हो जाता है तो विष की तरह काम करने लगता है। दोनों ही अपोज़िट स्वभाव के प्लैनेट हैं और शनि को न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है और चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और जलीय राशि है ये। तो शनि-चंद्र का जब दोनों एक-दूसरे के या तो साथ होते हैं या मान लीजिए साथ होते हैं तो ज़्यादा खराब प्रभाव होता है और यदि उन पे एक-दूसरे की दृष्टि भी पड़ रही होती है, ये चंद्रमा शनि की राशि में भी होता है, तब भी उसका कुछ न कुछ प्रभाव हो जाता है। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक तो भाव से देखा जाता है कि किस भाव में बन रहे हैं और किस राशि में, किस लग्न में बन रहे हैं, ये भी है। फिर भी अगर इसका कुल मिला के अगर देखा जाए तो उससे
होने वाले एक साधारणतः जो लक्षण होते हैं, व्यक्ति क्या होता है उसको डिप्रेशन हो जाता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होती है बात अगर चंद्रमा खराब हो और शनि उसके साथ हो तो डिप्रेशन का सामना उसको करना पड़ता है। किसी न किसी एडिक्शन का शिकार हो जाता है और उसका खाना-पीना भी दूषित हो जाता है। जो अच्छी चीज़ें होंगी, पौष्टिक चीज़ें होंगी वो नहीं खाएगा। उसका ध्यान हमेशा फ़ास्ट फ़ूड और इस तरह से और जैसे कि मांसाहारी या इस तरह से चीज़ों पे ज़्यादा होगा। तो ये थोड़ा-सा बहुत खतरनाक स्टेज हो जाती है और अगर ज़्यादा ही खराब होता है, कई बार ऐसा देखा गया है, ये विषय कहीं जैसे मान लो 6, 8, 12 में पड़ता है या ख़ास तौर से 6वें या 8वें में अगर पड़ता है तो आदमी को सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है। उस समय उसके मन में बार-बार विचार आ सकते हैं या पागलपन का भी शिकार हो सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हर एक राशि या हर एक लग्न के लिए ये खराब होता है। जैसे कुछ मेष लग्न है, जैसे तुला लग्न है, कर्क ल और मकर लग्न है। इन लग्नों में ये क्या है ये इनको धन का भी लाभ देता है और तो जो देता है परेशानी वो तो देता ही है, लेकिन फिर भी धन का भी लाभ ये दे देता है। लेकिन जीवन में बहुत संघर्ष झेलने पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति को और कभी-कभी इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति कि उसको लगता है कि ये जीवन निरर्थक है और वो वैराग्य की तरफ अपना झुकाव उसका हो जाता है क्योंकि शनि को अध्यात्म का भी माना जाता है प्लैनेट इसलिए कभी-कभी वो वैराग्य की तरफ भी उसका ध्यान चला जाता है और कई बार वो उस वो रास्ते पे आगे काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो किसी भी भाव में स्थिति अगर हो इस उसके योग की, तो जिस भाव में भी है मान लीजिए और जिस राशि में उसका कारतत्व नष्ट कर देता है, वो जिस भाव में है, उस भाव की शुभता खत्म कर देता है ये चंद्र शनि का विषय। इसको अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में, तो अलग-अलग हिसाब से देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि चंद्रमा अगर उच्च राशि में बैठा हो, उसके साथ शनि चंद्रमा की उच्च राशि जो होती है वृषभ राशि होती है, उसके साथ अगर शनि बैठ जाता है, तो इसका प्रभाव थोड़ा-सा कम हो जाता है। मतलब रहता तो है लेकिन कम हो जाता है। और दूसरा अगर चंद्रमा नीच राशि में हो और 6, 8, 12 में हो, तो इसका ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो ये तो एक मोटी-सी मतलब बात हो गई। आपके नेटल चार्ट में भी देखना अलग से आवश्यक हो जाता है। तो अगर देख ली इसको अगर भाव के हिसाब से देखें, मैं दोनों हिसाब से बताऊँगी, लग्न के हिसाब से भी बताऊँगी और भाव के हिसाब से। तो मान लीजिए आपका अगर प्रथम भाव में ये विषुवत का बन रहा है और उसकी जो सप्तम दृष्टि होगी चंद्रमा शनि की वो आपके 7th भाव पे होगी। तो ऐसे में शादी करने की इच्छा समाप्त होती है। यदि शादी हो भी जाए तो उसका वैवाहिक जीवन काफ़ी कुछ खराब रहता है। यदि मान लीजिए दूसरे भाव में ये बन रहा है तो वाणी में कटुता आ जाती है और धन की प्राप्ति में भी इसकी बाधाएँ इस मतलब इंसान को झेलनी पड़ती हैं। इधर सीधी दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ती है तो चोट-चपेट दुर्घटना का समय-समय से शिकार होता है जब इसकी दशा या अंतर्दशा या विषुवत्तरी दशा आती है तब। अगर मान लीजिए तीसरे भाव में हो और तीसरे और 9वें भाव में हो, तो क्या हो एजुकेशन में बाधाएँ आती हैं इसकी यदि 9वें भाव में होता है तो भाग्य में थोड़े-से रोड़े लगा देता है। प्रत्येक कार्य क्या है वो रुक-रुक के होते हैं। यदि चौथे और 10वें भाव में हो तो व्यवसाय में या नौकरी में व्यवधान डालता है ये और संघर्ष के साथ प्राप्त होती है। अगर होती भी तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जीवन भर उससे जूझना पड़ता है। यदि 5th भाव और 11th भाव में हो तो संतान पक्ष से दिक्कत होती है या संतान होती नहीं है यदि होती भी है तो क्या है वो उसमें संतान आपको परेशान करती है किसी न किसी तरह से और 11th भाव में इसका प्रभाव ज़्यादा खराब नहीं होता है। 11th भाव ऐसा भाव है जिसमें जो भी दुर्योग आता है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, उसकी मतलब अशुभता में कमी हो जाती है। यदि 9th भाव में गुरु की दृष्टि हो तो और विषुव हो वहाँ पर तो गुरु की दृष्टि से भी ये प्रभाव कम हो जाता है। इसके अशुभता में थोड़ी-सी कमी आने लगती है और ऐसे लोग जो 11th और 12th भाव में मतलब विषुव है, तो वो विदेशों से बहुत उनको अपार संपत्ति प्राप्त होती है, उनकी यश-मान उनकी प्राप्ति होती है, जैसे मैंने बताया कि सभी तरह से ये खराब नहीं होता है। तो 12th भाव में है या 9th भाव में है ये, तो विदेशों से में जो रहने वाले लोग मतलब ऐसे लोगों को विदेश के लिए जाने की कोशिश करना चाहिए। तो फिर वहाँ ज़्यादा थोड़ा-सा
अच्छा यशमान प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी उसके स्वभाव में थोड़ा कैसे हो जाता है, सनकीपन आ जाता है। वो इंसान थोड़ा-सा सनकी रहता है, क कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसका असर अवश्य देखने को मिलता है। तो ये तो मैंने बताया आपको हाउस के हिसाब से, भाव के हिसाब से। अब बताते थे लग्नों के हिसाब से। मान लीजिए आपकी मेष लग्न है। मेष लग्न में आपका अगर मान लीजिए विषुवत बन रहा है, तो कौन-कौन सी परेशानियाँ आपको देखने को पड़ सकती हैं, ख़ास तौर से हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की तकलीफ आपको हो सकती है और तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। और ये अगर चंद्रमा को आप मजबूत करेंगे तो उसका मतलब मैं मजबूती के लिए मैं सबसे आखिरी में बता दूँगी कि कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं या असर कम कर सकते हैं। दूसरा अगर मान लीजिए वृष लग्न है, तो गले की तकलीफ हो सकती है, थायरॉइड जैसी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बैक पेन भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, बुध और चंद्रमा दोनों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब उसके बाद आते हैं मिथुन लग्न के ऊपर। अगर मिथुन लग्न है और ये योग बन रहा है लग्न में, किसी भी भाव में बन रहा है, तो ईएनटी जैसी कोई रोग होते हैं, उनकी संभावना ज़्यादा बन जाती है। साइनस जैसा रोग होता है, उसकी भी संभावना बन जाती है। आपको मोती धारण कर सकते हैं आप और शनि की पूजा भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न में नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसका मतलब नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है और पैरों की पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको चंद्रमा ही मजबूत करना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं सिंह लग्न। जैसे सिंह लग्न में पैरों की तकलीफ हो सकती है, मन में भ्रम पैदा हो सकता है और समय-समय से आपको मृगी के दौरे भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको सफ़ेद वस्त्रों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और शनि मंत्र भी मतलब समय-समय से या रोज़ एक माला शनि मंत्र की करना चाहिए, तो शांति रहेगी। उसके बाद आते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न में भी पैरों की चोट आपको सता सकती है, घुटने में दर्द हो सकता है, जोड़ में भी दर्द हो सकता है मतलब और समय से एक्सीडेंटली किसी भी तरह से हड्डी भी ब्रेक हो सकती है, मतलब बोन की टूटने की संभावना ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को। तो सूर्य की आराधना करना चाहिए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, पानी सूर्य को अर्घ दें या अगर नेटर चार्ट में अलाउ करता है तो सूर्य का आप स्टोन भी पहन सकते हैं। अब उसके बाद आती है तुला, तुला लगने के लिए क्या है, ये मदर इन लॉ की तकलीफ इसमें ज़्यादा होगी, मदर इन लॉ को परेशानी होगी आपकी वजह से और समय-समय से जैसे बाल तोड़ वाले जो घोड़े होते हैं, वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना चाहिए, अपने स्वामी राशि शुक्र को मजबूत करना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न जो है वो इसके लिए फादर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और बैक पेन आपको सता सकता है। तो इसमें आपको हनुमान जी की आराधना अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा मतलब थोड़ी शुभता ज़्यादा हो जाएगी, अशुभता की कमी हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु। धनु लग्न के लिए करियर के लिए काफ़ी खराब है ये और उसके बाद अगर टीबी या बीपी जैसी प्रॉब्लम आपको सता सकती है। तो इसमें भी आपको गुरु की अगर आप उपासना करेंगे, बृहस्पति की उपासना करेंगे, तो आपको अशुभता का कम सामना करना पड़ेगा। अब उसके बात आती है मकर लग्न के लिए। मकर लग्न में जेनाइटल जो प्रॉब्लम है, वो आपको ज़्यादा परेशान हो सकती है उससे और सेक्स डिसीज़ टाइप कुछ उससे परेशानी हो सकती है। तो इसमें भी आपको क्या करना चाहिए कि शनि मंत्र करना चाहिए और जो पुअर लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनको खाना हर शनिवार को दे देना चाहिए और पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करते रहना चाहिए समय-समय से हर शनिवार को। उसके बाद आते हैं कुंभ लग्न के लिए। इसमें अगर किसी कुंभ लग्न है, तो आपको किडनी डिसीज़ हो सकती है, आँतों की तकलीफ भी हो सकती है और किसी न किसी तरह से आपको एडिक्शन हो सकता है शराब का या किसी और चीज़ का एडिक्शन का शिकार आप हो सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको भी शनि मंत्र करना चाहिए और अगर आपके नेटल चार्ट में शनि की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो फिर आपको किसी को दिखाना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद मीन लगने के लिए क्या है, पाचन तंत्र खराब कर सकता है ये और अल्सर जैसे रोगों का आपको हो सकता है संभावना ज़्यादा बढ़ा दे। तो इसमें आपको अपने जो
लग्न राशि है बृहस्पति, उनको सबसे ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। और हर एक मतलब लग्न के लिए मैं बात बता देती हूँ आपको, अगर फिर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपको सही नहीं बता पा रहा, तो आपको क्या करना चाहिए कि शिव जी की आराधना करना चाहिए। शिव जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक वो है शक्ति है, पावरफुल एक कहना चाहिए सोर्स है। हर एक ग्रह को शांत करने के लिए, कितना भी खराब ग्रह क्यों ना हो, अगर शिव की आराधना करते हैं, कोई भी ग्रह हो और फिर चंद्रमा और शनि तो खास तौर से क्योंकि शनि जो है वो एक तो हनुमान जी को मानते हैं और दूसरा कृष्ण जी को और फिर शिव जी, इन सब की आराधना आप करेंगे। तुलसी पत्र का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। खास तौर से शनिवार को और मंगलवार को तुलसी पत्र खाना चाहिए। एकादशी का व्रत कर सकते हैं आप, पूर्णमासी का भी व्रत कर सकते हैं और रुद्र अभिषेक इस समय जैसे मैंने बताया कि अभी सावन का महीना चल रहा है, आप किसी पंडित से जाके यदि आपके नेटल चार्ट में ये किसी भाव में भी है ये, तो रुद्र अभिषेक हर उसको करना चाहिए, हर सावन में कर देना चाहिए। साल में 1 बार कराना पड़ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूर्णमासी का भी आप व्रत कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा छोटा है और उसपे चंद्र शनि का विषुवत का ये प्रभाव है, तो माँ को पूर्णमासी का व्रत कर लेना चाहिए उस समय जब तक और वो जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर उसको समझाना चाहिए क्योंकि ये जीवन भर रहते हैं। जो दुर्योग होते हैं वो आसानी से खत्म नहीं होते, इनका प्रभाव जीवन भर रहता है। समय-समय से जैसे मान लीजिए कोई तकलीफ आपको लग गई है, उसका समय से आपको ध्यान रखना पड़ता है ना, ठीक इसी तरह से चंद्र शनि जैसे या और भी हैं इसमें दुर्योग, परंतु इस समय क्या है कि ये सावन का महीना चल रहा है इसलिए मैंने सोचा कि ये चंद्रमा से बनने वाला सबसे खतरनाक योग है ये, इसको बता देना चाहिए। अगर मान लीजिए ये टाइम निकल जाएगा फिर 1 साल की बात चली जाएगी। तो आज देख लीजिए आपको अगर आपके नेटा चार्ट में ये बन रहा है, ये किसी भी भाव में बन रहा है, किसी भी लग्न में, तो कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए इस समय। हो सकता है कि आपके जीवन की कठिनाइयों में थोड़ी-सी कमी आए। तो आज के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।